हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं ऋषा का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। तो काफ़ी दिनों के बाद आज हम लोग आ चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ, जो कि है 1 से लेके 4 दिसंबर तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सभी टाइप के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन। ओके, सो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना। इस वीडियो का पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से उसको रिवाइज कर सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन है, द मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट हैज डिक्रीज फ्रॉम 130 इन द ईयर 2014 से 16 टू हाउ मच इन द ईयर 2018-20। मीन्स दो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट होता है व्हाट द मीनिंग ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। ये ऐसा रेट होता है जब माँ जो होती है वो बच्चे को जन्म देते ही वो क्या हो जाती है, मर जाती है। तो ये इस रेट का गिरावट आया है, काफ़ी एक अच्छी हमारे लिए न्यूज़ है कि इसका गिरावट आया 2014-16 में जो था वो 130 था और वो गिर करके अब हो चुका है 97। ओके, अब कितना हो चुका है 2018 और 20 ईयर में, ये हो चुका है आपको 97। तो आई होप दैट इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो 97 क्या हो चुका है, 97 इट इज़ मैक्सिमम। और अगर अब बात किया जाए इंडिया में कि एमएमआर जो है वो मैक्सिमम कहाँ पे है, तो एमएमआर जो है मैक्सिमम है आपको आसाम में 195, एवरेज से काफ़ी ज़्यादा। और मिनिमम जो है वो केरला है, दैट इज़ 19, एवरेज से काफ़ी ज़्यादा कम। सो केरला अगर बात किया जाए सेंसस के अनुसार भी, तो मोस्ट एजुकेटेड और मोस्ट लिटरेट जो हमारा पॉपुलेशन है वो कहाँ पे मिलता है आपको, केरला में मिलता है। और अगर देखा जाए सबसे पुअर स्टेट कौन सा है, तो सबसे पुअर स्टेट में आता है आपका बिहार। ओके, सबसे पुअर स्टेट आता है बिहार। लेकिन ये एक दुख वाली बात है कि आसाम का आपको एमएमआर जो है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो 195 है। इस पे आसाम गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसे धीरे धीरे करके आप लोग को, हम लोगों को जैसे एडवांसमेंट हो रही है टेक्नोलॉजीज में, वैसे ये नीचे आना चाहिए। तो 130 से कितना डिक्रीज हो चुका है, 97 पे हम लोग आ चुके हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट अपॉइंटमेंट्स। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, बीएसई, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ किसको बनाया गया है? और ये सुंदरम राममूर्ति हैं, माधवीपुरी बुच है, राजेश कुमार श्रीवास्तव है या अनिल कुमार चौहान है? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सुंदरम राममूर्ति। अब ये जो आपको माधवीपुरी बुच है, ये आपको सेबी की फर्स्ट वुमेन आपको सीईओ है। ओके, सेबी की वुमेन डायरेक्टर आपको कौन है, माधवीपुरी बुच है। अनिल कुमार चौहान जो है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार चौहान, ये कौन है, हमारे सेकंड सीडीएस हैं। फर्स्ट सीडीएस कौन थे, बिपिन रावत जी थे। उनके बाद लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार चौहान जी को बनाया गया है हमारा नेक्स्ट सीडीएस। और राजेश कुमार श्रीवास्तव कौन है, ओएनजीसी के एमडीएन सीईओ हैं। ओके, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स सुंदरम राममूर्ति। बीएसई दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1875 में, हेडक्वार्टरिंग एट मुंबई। एशिया का सबसे बड़ा ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है आपको। और इसके इंडेक्स को हम लोग बोलते हैं सेंसेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसके इंडेक्स को, सेंसेक्स बोलते हैं। इसी तरह से एक और हमारा है, वो है आपको एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का क्या है आपको इंडेक्स, उसके इंडेक्स को हम लोग बोलते हैं निफ्टी। क्या बोलते हैं उसके इंडेक्स को, हम लोग निफ्टी बोलते हैं। ओके, और बात की जा रही है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है सेबी के द्वारा, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी की अभी मैंने बताया ही आपको, सेबी की अभी सीईओ या डायरेक्टर कौन है आपकी, माधवीपुरी बुच है आपको सेबी की। और 1992 के एक्ट के द्वारा ये आपको सेबी गठन किया गया था। ओके, नाउ हु विल चेयर द यूएनएससी फ्रॉम इंडिया साइड, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूएनएससी जो है एक बॉडी है आपको यूएनओ की, दैट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसको जो हम लोग की तरफ से जो चेयर करने वाली हैं वो है रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज जो है वो परमानेंट मेंबर है आपको इंडिया की तरफ से यूएनएससी के लिए, रुचिरा कंबोज। इससे पहले थे टीएस त्रिमूर्ति थे इससे पहले, और अब कौन है, रुचिरा कंबोज है। तो इसलिए यूएनएससी को इंडिया की तरफ से कौन चेयर करने वाली है, तो वो चेयर करने वाली है रुचिरा कंबोज। ओके, और यूएनएससी जो है वो एक बॉडी है यूएनओ का, जिसमें 5 आपको परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं ना, ये बार बार चेंज होते रहते हैं।
तो ये 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो कौन कौन है? यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना एंड रशिया। ये 5 आपको इसके मेंबर्स हैं। इसे हम लोग लघु संविधान में बोलते हैं, इट इज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग बोलते हैं ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एक्चुअली में रशिया, यूएसए और यूएसए, यूके, फ्रांस वगैरह एक साइड और चाइना और रशिया एक साइड रहते हैं। तो इसमें होता क्या है, यूएनएससी में जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके पास वीटो की पावर होती है। तो कोई भी डिसीजन अगर यूएसए और यूके अपने फेवर में लेना चाहता है तो उसे वीटो कौन कर देता है? चाइना और रशिया। इसलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काफ़ी आपको इनएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके लिए जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि वीटो पावर का गलत इस्तेमाल ना किया जाए। और इंडिया जो है इस बार यूएनएससी का क्या है, आपको नॉन परमानेंट मेंबर है। और इंडिया की तरफ से कौन है? रुचिरा कंबोज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के द्वारा रिटेल डिजिटल रुपी लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? ये क्या है? वो ई रुपी है, ई कॉइन है, ई मनी है या ई लक्ष्मी है? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ई रुपी। ई रुपी जो है आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया डिजिटल रुपी है। ओके, और इसके द्वारा जो हमारे क्रिप्टो करेंसी या जो डिजिटल हमारे रूप से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारा डिजिटल इंडिया का प्लान है, उसके लिए एक और इनिशिएटिव है, दैट इज़ ई रुपी फ्रॉम आरबीआई। ठीक है, ये एक लीगल टेंडर भी हो जाएगा क्योंकि ये जो है आरबीआई के द्वारा किया गया है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। अगर आपको आरबीआई के बारे में पूछा जाए तो आरबीआई जो है वो 1934 के एक्ट के द्वारा हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आया था। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। अगर पूछा जाए एस्टेब्लिशमेंट तो 1 अप्रैल 1935, और अगर पूछा जाए किस एक्ट के द्वारा तो 1934 के एक्ट के द्वारा, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। और किसके रिकमेंडेशन पे? तो इसका आंसर है हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे। अगर पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो वो थे आपको ऑसबॉर्न स्मिथ। अगर पूछा जाए फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, तो थे वो सीडी देशमुख। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा एग्जामिनेशन में, पहले गवर्नर होंगे ऑसबॉर्न स्मिथ और पहले इंडियन गवर्नर होंगे सीडी देशमुख। और अभी प्रेजेंट जो गवर्नर है वो कौन है? हमारे शक्तिकांत दास जी हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट आरबीआई। नाउ हेमजेनिक्स जो है दुनिया का सबसे महंगा दवाई है, सबसे एक्सपेंसिव दवाई है। तो ये किस डिजीज के लिए आपको ट्रीट करने के लिए इसका खोज किया गया या इसको बनाया गया है? ओके, इज मंकी पॉक्स, एड्स, हेमोफीलिया या सर्वाइकल कैंसर? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इट इज हेमोफीलिया। हेमोफीलिया जो है एक डिजीज है जो कि जिसमें क्या होता है, आपको फैक्टर 9 का डिसऑर्डर है। ये क्या है? आपको फैक्टर 9 का डिसऑर्डर है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें आपका ब्लड का कोगुलेशन ही नहीं होता है, ब्लड रुकता ही नहीं है। ब्लड अगर कट जाएगा तो उसका कोगुलेशन जो होता है वो होता ही नहीं है इसमें, हेमोफीलिया में। तो इससे ब्लड एक्सेसिव ब्लड लॉस हो सकता है। तो ये डिजीज़ जो है इसे हम लोग शाही रोग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड की जो क्वीन थी एलिजाबेथ, उनको ये हुआ था आपको बीमारी, तो इसलिए इसे हम लोग शाही रोग भी कहते हैं, हेमोफीलिया को। इस जो मेडिसिन है हेमजेनिक्स, ये जो है इसका प्राइस है आपको $35 लाख, $35 लाख, ऑलमोस्ट 23 करोड़ के आसपास की आपको ये दवाई है। तो काफ़ी ज़्यादा महंगी दवाई है हेमजेनिक्स, तो इसे ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। और किसके लिए है? हेमोफीलिया के लिए। और हेमोफीलिया किसके द्वारा कॉज होता है? जब आपका फैक्टर 9 जो डिस्टर्ब हो जाता है, जो क्या करता है, मेन काम क्या करता है, ब्लड के क्लॉटिंग के लिए मदद करता है, वही डिसऑर्डर आपको हो जाता है। इसलिए ये जो हेमोफीलिया डिजीज होता है ये आपको होती है। ओके, तो इसके लिए दवाई खोजा गया है, इट इज हेमजेनिक्स। ओके, इससे पहले जो हमारा सर्वाइकल कैंसर, इसके लिए भी एक दवाई खोजा गया है और इंडिया के द्वारा ही बनाया गया है। जो इंडिजिनियसली मेड सर्वाइकल कैंसर के लिए एक दवाई है, वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो वो बनाया गया है SII के द्वारा, दैट इज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आधार पूनावाला जी का। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया एक वैक्सीन जिसका नाम है पेपिलोमा वायरस। ठीक है, उसको डिजीज़ को उसको हटाने के लिए एक बनाया गया आपको सर्वाइकल कैंसर को दूर करने के लिए SII के द्वारा एक वैक्सीन बनाई गई है। ओके, और पहली बार SII के द्वारा ही आपको कोविशील्ड जो हमारी कोरोना की वैक्सीन है वो बनाई गई थी। और भारत बायोटेक के द्वारा आपको क्या बनाया गया था? कोवैक्सीन बनाया गया था। और कोविशील्ड बनाया गया था आपको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री साइंड एन एग्रीमेंट टू इन्वेस्ट इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार कोई कंट्री साइन कर रहा है एग्रीमेंट ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए, तो वो कंट्री कौन सा है? तो इसका आंसर है मेरे फ्रेंड्स साउथ कोरिया। साउथ कोरिया जो है 245 बिलियन वॉन का
इन्वेस्टमेंट करेगा, पुणे महाराष्ट्र में करेगा ये, और किसके लिए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। ये पहली बार ये एग्रीमेंट किया जा रहा है। अगर बात किया है साउथ कोरिया के बारे में, तो साउथ कोरिया का कैपिटल है सियोल, और वहाँ के आपको प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, यून सुक योल। क्या प्राइम मिनिस्टर का नाम है, यून सुक योल। वो भी रिसेंटली अपॉइंटेड हुए थे, इस साल ही अपॉइंट हुए हैं। ओके, नाउ लूसोफोन फेस्टिवल, इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सबसे पहली बात, लूसोफोन होता क्या है। लूसोफोन एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे पुर्तगीज़ लोग रहते थे, या पुर्तगीज़ लोग जहाँ पे भाषा भूल जाती है, मेनली वहाँ के लोगों के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ओके, तो मणिपुर, मेघालय, गोवा या आसाम, तो आप सभी को पता है कि आसाम तो होगा ही नहीं आंसर, मेघालय नहीं होगा आंसर, मणिपुर नहीं होगा आंसर। क्या होगा आपका, गोवा होगा। क्यों, क्योंकि गोवा जो है वो पुर्तगीज़ के अंदर रह चुका है। और आपको पता होना चाहिए कि 1961 में गोवा लिबरेशन डे हम लोग मनाते हैं, क्योंकि गोवा को उस साल पुर्तगीज़ से अलग कर दिया गया था और इंडिया में शामिल किया गया था गोवा को। तो इसलिए ये फेस्टिवल जो है, इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल जो है, ये कहाँ मनाते हैं हम लोग, गोवा मनाते हैं। गोवा की बात करें तो गोवा के चीफ मिनिस्टर का नाम है प्रमोद सावंत, कैपिटल है पणजी, और ये जो फेस्टिवल है ये पुर्तगीज स्पीकिंग लोगों के लिए एक पार्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजी यात्रा फैसिलिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीजी यात्रा फैसिलिटी एक्चुअली ये है क्या, सबसे पहली बात, व्हाट इज डीजी यात्रा। देखिए, तो जैसे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट सब पे आपको मिलता है, वो आपका फेस, आपका जो फेस होता है वही आपके लिए आईडी होता है। और अगर आपको जाना होता है कोई एक जगह से दूसरी जगह जाना है, अगर हवाई जहाज़ से जाना है, तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगती है। लेकिन अगर ये फैसिलिटी स्टार्ट हो जाता है, तो इस फैसिलिटी द्वारा आपको सिर्फ अपना फेस आईडी दिखाना है, और उसके द्वारा आपका जितना भी इंफॉर्मेशन है वो आपका मिल जाएगा। तो दैट इज़ डीजी यात्रा फैसिलिटी, और इसके लिए आपको पेपर वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड इट इज़ टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा ये लिया गया है। और ये कहाँ स्टार्ट किया गया है, तो भैया ये दिल्ली में स्टार्ट किया गया है, बेंगलुरु में भी, और वाराणसी में स्टार्ट किया है। इसका आंसर क्या है भाई, ऑल ऑफ दी अबव। ओके, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। और अगर आपसे पूछा जाए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन किसके अंदर आता है, तो वो आता है आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया के अंदर। उसके मिनिस्टर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के मिनिस्टर कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ओके, डीजी यात्रा फैसिलिटी दिल्ली, बेंगलुरु एंड वाराणसी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि वॉरियर। अग्नि वॉरियर नाम का एक्सरसाइज किस दो नेवी के बीच में हुआ है, तो एक इंडियन नेवी और एक किस कंट्री की नेवी के द्वारा ये एक्सरसाइज किया गया है, दैट इज अग्नि वॉरियर। तो अग्नि वॉरियर जो है वो किया गया है आपको सिंगापुर के द्वारा अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज किया गया है। सिंगापुर की नेवी और इंडियन नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज है। कहाँ हुआ था, तो आपको देववाली महाराष्ट्र में हुआ है आपको ये बायलैटरल एक्सरसाइज, दैट इज अग्नि वॉरियर। याद रखिएगा, एक दो क्वेश्चन आपको एक्सरसाइजेज से जरूर पूछे जाते हैं, तो आपको एक्सरसाइजेस को जरूर पढ़ के जाना है आपके एग्जामिनेशन में। तो अगर आप चाहते हो एक एक्सरसाइज की एक सेपरेट वीडियो बना दूं, तो प्लीज़ नीचे जाना और कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करना कि मेरे को चाहिए एक सेपरेट वीडियो एक्सरसाइजेस पे, तो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा वो वीडियो। तो अग्नि वॉरियर किसके लिए, सिंगापुर के लिए। उस तरह काफ़ी एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कि आपका बोंगो सागर बांग्लादेश के लिए, आपका सूर्य किरण नेपाल के साथ, सिटमैक्स हो गया आपका सिंगापुर, इंडोनेशिया और थाईलैंड के साथ, सिम्बैक्स सिंगापुर के साथ। तो ये आपको याद रखना है कि एक और एक्सरसाइज है दैट इज सिम्बैक्स। ओके, SIMBEX, ठीक है। सिम्बैक्स जो है वो क्या है, आपको एक एक्सरसाइज है जो कि किया जाता है अग्नि वॉरियर और सिम्बैक्स किसके साथ किया जाता है, इंडिया और सिंगापुर के साथ होता है ये। ओके, तो याद रखिएगा। और इस बार कहाँ हुआ अग्नि वॉरियर, तो देववाली महाराष्ट्र में हुआ है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been awarded the emissary of the peace award by the National Civil Rights Museum of America। एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड किसको दिया गया है, नेशनल सिविल राइट्स म्यूजियम ऑफ अमेरिका के द्वारा। तो इसका आंसर है श्री श्री के फाउंडर श्री श्री रविशंकर, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडर श्री श्री रविशंकर जी को ये अवार्ड दिया गया है, द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड बाय द नेशनल सिविल राइट्स म्यूजियम ऑफ अमेरिका। ये अवार्ड इनको दिया गया है। अगर आप पूछा जाए दलाई लामा, अब रिसेंटली दलाई लामा को भी एक अवार्ड दिया गया है, तो वो अवार्ड दिया गया है कहाँ का, वो लद्दाख का आपको सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है, दैट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ लद्दाख, ठीक है। वो दिया गया है आपको दलाई लामा जी को दिया गया है, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तिब्बत से बिलोंग करते हैं। ओके, रिसेंटली इंडियन नेवी शिप्स शिवालिक एंड कमोत्रा ये जो है एक फ्रेंडशिप टूर के लिए निकले हैं
किस कंट्री के लिए ये निकले हैं शिवालिक और कमोत्रा, कहाँ पे आपको फ्रेंडशिप टूर के लिए भेजा गया है इस नेवी शिप को? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वियतनाम। वियतनाम में ये दोनों शिप भेजा गया, शिवालिक और कमोत्रा को भेजा गया है। ओके, और इससे पहले आईएनएस सतपुरा जो हमारा कहाँ गया हुआ था, आईएनएस सतपुरा कहाँ गया हुआ था? रिम्पैक्ट एक्सरसाइज जो कहाँ हुई थी, आपको हवाई आइलैंड्स में हुई थी। रिम्पैक्ट एक्सरसाइज जो मल्टीलैटरल एक्सरसाइज थी, उसमें आपको आईएनएस सतपुरा गया हुआ था। और ये आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कामोत्रा ये कहाँ पे जा रहा है आपको फ्रेंडशिप टूर के लिए? वियतनाम जा रहा है। अगर वियतनाम की बात किया जाए तो वियतनाम कैपिटल है हैनोई और वहाँ करेंसी है आपको डोंग। डोंग वहाँ की करेंसी है और हैनोई जो है वहाँ का कैपिटल है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिरिसिस्ट प्रसून जोशी को किस स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? प्रसून जोशी को किस स्टेट का आपको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। इससे पहले ये चुना गया है आपको सिंगिंग लिरिसिस्ट पोएट्री में आपको चुना गया है इनको ब्रांड एम्बेसडर। उससे पहले आपको ऋषभ पंत जो क्रिकेटर है उनको क्रिकेट फील्ड के लिए क्रिकेट के तरफ से ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था। कहाँ का? उत्तराखंड का। तो अगर बात किया जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के सीएम का नाम है पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ पे विधानसभा की सीट कितनी है? तो यहाँ पे विधानसभा की सीट है 70, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन हुआ था, रिसेंटली इलेक्शन हुआ था यहाँ पे, और पुष्कर सिंह धामी जो है वो जीते थे, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो इसका विधानसभा सीट आपको पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, दैट इज पुष्कर धामी, उत्तराखंड 70 सीट्स। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली बार सिलचर साइलाइट फेस्टिवल ये मनाया गया है, सिलचर सिलहट फेस्टिवल बनाया गया है। तो ये दो कंट्रीज़ के बायलैटरल रिलेशन को और अच्छा करने के लिए बनाया गया है। तो ये जो है ये दो कंट्रीज़ कहाँ पे है, कौन सी कंट्रीज़ है? तो एक तो भाई इंडिया ही है, ठीक है, और एक और कंट्री कौन सी है? बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल या भूटान। तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बांग्लादेश। सिलचर इंडिया में और सिलहट जो है वो बांग्लादेश का जगह है। तो इन दोनों का नाम रख करके एक फेस्टिवल बनाया गया है जिसमें हमारा बायलैटरल रिलेशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने की बात की जाएगी। और ये ऐसी जगह है जो कि आपको बराक रिवर जो है जो असम और बांग्लादेश के बॉर्डर पड़ता है वहाँ पे आपको कनेक्ट करता है। इसलिए इस जो ये जगह जो है सिलचर और साइलैट वो उसके नज़दीक है, इसलिए यहाँ पे ये फेस्टिवल पहली बार मनाया गया है, 2022 में मनाया गया है। तो इससे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेस्टिवल से आपको क्वेश्चन काफ़ी पूछा रहे हैं। और सीजीएल में भी आपको काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, और सीजीएल मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप डेली करंट अफेयर्स देखना, और साथ ही साथ में हिस्ट्री और जितने भी आपको जीएस सब्जेक्ट्स हैं उनकी सेपरेट वीडियो सीजीएल मेंस के लिए मैं जरूर बनाऊंगा। ओके, बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका, करेंसी है टाका, और यहाँ का प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? शेख हसीना। ओके, शेख हसीना है यहाँ की प्रेसिडेंट, सॉरी प्राइम मिनिस्टर। ओके, नाउ विच ऑर्गेनाइजेशन recently published a report called Climate Investor Opportunities India Cooling Sector with a key finding that over 160 to 200 billion Indians could expose to lethal heat waves annually। तो भैया ये एक रिपोर्ट चालू किया गया है, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया कूलिंग सेक्टर। तो इसका ये फाइंडिंग है कि 160 से 200 मिलियन इंडियन ऐसे हो सकते हैं जो कि कुछ समय में ही लीथल हीट वेव्स के शिकार हो जाएंगे। तो जैसे ग्लोबल टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है इसके लिए ये चेतावनी दी गई है और ये रिपोर्ट जारी किया गया है। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है, ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो इसका आंसर है मेरे फ्रेंड्स, ये रिपोर्ट पब्लिश करता है ऑप्शन नंबर ए इज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट आपको पब्लिश की गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। नाउ अभी इंडियन कोस्ट गार्ड ने रिसेंटली कमीशन किया एक नया एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन 840, ठीक है। ये कहाँ पे आपको कमीशन किया गया है? तो ये कमीशन किया गया है आपको चेन्नई तमिलनाडु में कमीशन किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग जो इसका करता है वो कौन सा करता है? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि इससे पहले एक और लाइट हेलीकॉप्टर का बनाया गया है उसका नाम क्या है, तो आपको उसका आंसर देना है। उसका नाम है प्रचंड। प्रचंड जो है इससे पहले एक लाइट हेलीकॉप्टर बनाया गया है, ओके, जो भी HAL के द्वारा बनाया गया था। और इस बार जो है MK3 स्क्वाड्रन 840 स्क्वाड्रन का लाइट हेलीकॉप्टर बनाया गया है, इंडियन कोस्ट गार्ड जो कमीशन करेगा, ठीक है। नाउ एड्स डे मनाया जाता है आपको 1 दिसंबर को आपको मनाया जाता है एड्स डे। और इस बार का थीम क्या है एड्स का? नॉलेजलेस, इक्वलाइज, ग्लोबल सॉलिडारिटी, या एंड इनइक्वालिटीज, एंड एड्स, या एंड पेंडेमिक्स। तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स एट इज ऑप्शन नंबर बी, इक्वलाइज। कि एड्स के हम लोग जो पेशेंट होते हैं उनसे काफ़ी दूरी बना कर रखते हैं और काफ़ी उनको अलग मानते हैं, लेकिन
ऐसा, क्योंकि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, तो ये हम लोग को क्या करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, तो हम लोग को इक्वलाइज करना है। तो यही इस बार का थीम है एड्स डे का। एड्स की फुल फॉर्म अगर बोली जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसकी आपको फुल फॉर्म है। और HIV वायरस के द्वारा, मीन्स वायरस के द्वारा ये डिजीज़ फैलता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये एड्स जो है किसकी तरह फैलता है, तो वो HIV की तरह फैलता है, दैट इज़ ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और भाई ये कहाँ अटैक करता है, तो ये अटैक करता है आपको WBC पे, ठीक है, जो कि हमारे लिम्फोसाइट्स है, वहाँ पे आपको अटैक करता है। एक्चुअली WBC क्या करता है, हमारा प्रोटेक्टर है हमारे सेल का, तो ये भाई प्रोटेक्टर पर ही हमला कर देता है। और अगर वो हमला कर देगा तो हम लोग एक्चुअली में एड्स जिसको होता है वो एड्स से नहीं मरता है, वो किसी और डिजीज़ के कारण मरता है। क्योंकि एड्स जो होता है वो तो आपका WBC पे अटैक करता है, WBC को कमज़ोर कर देता है। और अगर आपको कोई और डिजीज़ हो जाए तो वो आपको ठीक करने, क्योंकि WBC रहेगा ही नहीं हमारी बॉडी पे, तो वो ठीक करेगा कैसे, हमारा इन्फेक्शन को ठीक कैसे करेगा। तो इसलिए एड्स से ज़्यादा आदमी सेकेंड डिजीज़ से मरते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च द वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट टू प्रमोट इंडियन, मतलब इंडियन स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, जैसे हॉकी हो गया, कबड्डी हो गया, इन सब को प्रमोट करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है आपको उत्तर प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। 75 डिस्ट्रिक्ट्स में इसकी लॉन्चिंग की गई है। ओके, और यहाँ के CM का नाम क्या है, योगी आदित्यनाथ। यहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी है, 403, क्योंकि इस बार क्या था, यहाँ पे भी इलेक्शन था और यहाँ पे योगी जी जीत गए थे आपको इलेक्शन। ओके, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। नाउ विच ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट है रिसेंटली डिस्कवर्ड न्यू स्पीसीज ऑफ हेड सील्ड सी स्लग, हेड सील्ड सी स्लग का डिस्कवरी किया गया, जिसका नाम रखा गया है मेलोचलनस बेंगालेंसिस। ये रखा गया है आपको क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल के कोस्ट में आपको मिला है, तो उस बे ऑफ बंगाल से बेंगालेंसिस नाम रखा गया है। ओके, तो नाम क्या है इसका, नाम है आपको मेलानचोलमस बेंगालेंसिस। तो ये एक सी स्लग आपको है, तो इसका स्पीसीज का खोजा गया है, किसके द्वारा खोजा गया है, तो ये खोजा गया है आपको, दैट इज जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खोजा गया है। हेड क्वार्टरिंग एट कोलकाता, और यहाँ के डायरेक्टर कौन है, डॉक्टर धृति बनर्जी। इनका अपॉइंटमेंट 2022 में ही हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको याद रखिएगा। धृति बनर्जी का जो है वो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की आपको डायरेक्टर हैं, और हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, GSI का, तो वो हेडक्वार्टर्स है आपको कोलकाता में। ओके, अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द मंथ ऑफ नवंबर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है नवंबर महीने की, 7.6, 7.8, 8%, 8.6%। तो भाई नवंबर मंथ का 3 महीने का हाईएस्ट आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट जा चुका है, दैट इज 8%। 8% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो चुका है ओवरऑल इंडिया का। और अगर बात किया जाए अर्बन और रूरल के बारे में, तो अर्बन इंडिया में एक बड़ी लीप देखने को मिली है। 7.21 जो अक्टूबर में था वो बढ़ के हो चुका है 8.96% हो चुका है आपका अर्बन इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट। रूरल इंडिया में आपका 8.04 से बढ़ के हो चुका है 7.55, दैट इज घट गया। रूरल इंडिया में क्या हो गया, घट चुका है, 8.04 से घट के कितना हो गया है 7.55। तो रूरल इंडिया में थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिली अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे। और ये जो रिपोर्ट है आपको, ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो ये क्वेश्चन आपको सकता है, ये रिपोर्ट रिलीज करता है सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, दैट इज SMIE। और अगर हाईएस्ट रेट पूछा जाए तो हाईएस्ट रेट आपको हरियाणा में 30.6% आपको क्या है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, फॉलोड बाय राजस्थान, उसके बाद सेकंड नंबर पे है जम्मू एंड कश्मीर और बिहार। बिहार का अप्रॉक्सीमेटली 17% आपको क्या है आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और अगर बात किया जाए सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ का है, तो वो है आपको छत्तीसगढ़ का 0.1%, दैट इज रिमार्केबल। ओके, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है छत्तीसगढ़ की, 0.1% है, उत्तराखंड की 1.2% है। तो हरियाणा में 30.6 जो हाईएस्ट है और लोएस्ट है छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। और ओवरऑल कितना है 8% है, अर्बन में 8.96 है और रूरल में कितना है 7.55% है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ किस बैंक को बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है एट द ग्लोबल बैंकिंग समिट, जो कहाँ हुआ था आपको लंदन यूके में हुआ था। तो बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर द मोस्ट ट्रस्टेड बैंक की अवार्ड किसको मिली है, तो ये आंसर है कैनरा बैंक को। कैनरा बैंक को द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है 2022 का, जो कि बेस्ट
बैंक की कैटेगरी आपको चुनी गई है एट द ग्लोबल बैंकिंग समिट दैट इज हेल्ड इन लंदन। ओके नाउ, और बात की जाए कैनरा बैंक की, तो कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ का नाम है एल.वी. प्रभाकर, उनके सीईओ का नाम है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे इसका है? बेंगलुरु कर्नाटका में है। एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1906 में, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो भाई इस चीज़ को ध्यान जरूर रखिएगा कि एमडी सीईओ एल.वी. प्रभाकर, हेडक्वार्टर्स उसका है बेंगलुरु कर्नाटका में है। और बेस्ट बैंक का अवार्ड मिला है कैनरा बैंक को। अब विजय हजारे ट्रॉफी किस टीम ने जीता है? सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु? तो इसका आंसर है माय फ्रेंड्स दैट इज सौराष्ट्र। सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हरा करके क्या जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। विजय हजारे ट्रॉफी जो होता है वो किस स्पोर्ट्स के लिए होता है? तो ये होता है आपको क्रिकेट के लिए होता है, ठीक है। ये किसके लिए होता है? आपको क्रिकेट के लिए होता है। एक नेशनल लेवल गेम है जिसमें सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हरा दिया है 5 विकेट से। एट कहाँ पे खेला गया था? ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में ये खेला गया था, जिसको इसका पूरा नाम क्या था? मोटेरा स्टेडियम था। और कैप्टन जो सौराष्ट्र के थे वो थे जयदेव उनटकर, और महाराष्ट्र की तरफ से कैप्टन जो रनर अप रहे हैं वो थे ऋतुराज गायकवाड़। ओके, तो आंसर क्या है आपका? सौराष्ट्र ने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज। ये डे कब मनाया जाता है? ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज ये मनाया जाता है 3 दिसंबर। ये कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर। और इस बार का थीम क्या है इसका? तो इस बार का थीम आपको है ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, द रोल ऑफ इनोवेशन इन फ्यूलिंग एन एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। तो थीम क्या है आपको? ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, द रोल ऑफ इनोवेशन इन फ्यूलिंग एन एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड, इस बार का थीम है। तो ध्यान रखिएगा 3 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। होप करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, और अपने जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और सब्सक्राइब करो चैनल को, नीचे बेल आइकन है जाके उसे प्रेस जरूर करना। जाओ नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाकर के आप इस वीडियो की PDF को आप डाउनलोड अच्छे आराम से कर सकते हो। तो तब तक के लिए अगले वीडियो आपके लिए जल्दी आएगी, नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक के लिए जय हिंद।